हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं प्रवाह हिंदी कार्य पुस्तिका कक्षा 6 और 7 के लिए। यहाँ हमने कार्यपत्रक 90 तक हल करके अपने चैनल पर डाल दिए हैं। आज हम हल करेंगे कार्यपत्रक 91 से लेकर आगे तक। तो कार्यपत्रक 91 पढ़ते हैं। पहले दक्षता दे रखी है गद्यांश और पद्यांश को पढ़कर समझ के साथ उत्तर दे पाने की, विश्लेषण कर पाने की और निष्कर्ष निकाल पाने की। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चों हमको दी गई कहानी को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो इस कहानी को हमें पहले पढ़ना है, तो देखते हैं पढ़कर। एक दिन एक लोमड़ी जंगल से भागती हुई आकर मुर्गी के दड़बे में घुस जाती है। लोमड़ी मुर्गी के 2 बच्चों को छोड़कर सबको खा जाती है। लोमड़ी उन दोनों के पास आकर उन्हें खाने की बात करती है। पहला बच्चा उसे कहता है कि हम छोटे छोटे हैं, हमें खाकर पेट नहीं भरेगा, हम आपको अच्छी चीज खिलाएंगे। पहला बच्चा लोमड़ी को कुएं के आसपास ले जाकर उसे खीर दिखलाता है। खीर को खाने की इच्छा प्रकट करती लोमड़ी कुएं में जाने के लिए पूछती है। बच्चा उसे बताता है कि चरखी पर 2 बाल्टियां टंगी हैं, एक नीचे जाने के लिए और एक ऊपर आने के लिए है। लोमड़ी नीचे जाने वाली बाल्टी में बैठ जाती है, क्योंकि लोमड़ी ने चंदा मामा की परछाई को ही खीर समझ लिया था। इस प्रकार मुर्गे के 2 बच्चों ने अपनी सूझबूझ और चतुराई से धूर्त लोमड़ी से अपनी जान बचाई। तो ठीक है बच्चों, ये कहानी है लोमड़ी और मुर्गी के बच्चों की। अब देखते हैं प्रश्न। मुर्गी घुस जाती है, तो कहाँ पर घुस जाती है? मुर्गी के दड़बे में। तो यहाँ पर इस ऑप्शन पे हम सही का चिन्ह लगा देंगे। मुर्गी ने खीर समझा, किसको समझा था? कुएं में चंदा मामा की परछाई को, चंदा की जो परछाई थी। किसने, किससे वह क्यों कहा हम छोटे छोटे हैं, हमें खाकर पेट नहीं भरेगा? तो ये मुर्गी के बच्चों ने लोमड़ी से कहा और स्वयं को लोमड़ी से बचाने के लिए कहा। लोमड़ी नीचे जाने बाल्टी में बैठ जाती है, क्यों? क्योंकि वह चंदा मामा की परछाई को खीर समझकर खाना चाहती थी। अगर आप मुर्गी के बच्चों की जगह होते तो अपने बचाव में क्या करते? लिखिए। तो हम अपने बचाव में अलग अलग तरह के प्रलोभन उसको देते, बिल्ली को। फिर है इन क्रिया शब्दों से वाक्य बनाइए। तो यहाँ देखिए क्रिया शब्द कौन कौन से हैं। पहला है सोचना। हमें प्रश्न का उत्तर देने से पहले सोचना चाहिए कि वह सही हो। झांकना, बकरी ने तालाब में झांका तो उसे परछाई दिखाई दी। फिर है गिरना, चिड़िया का बच्चा घोंसले से गिर गया। फिर है डरना, बच्चे गणित के विषय के शिक्षक से डरते हैं। अब है वर्तनी सही करें। परछाई को परछाई ये शुद्ध है, जूरर को जरूर, तारकीब को तरकीब और बाल्टी को बाल्टी। तो ये सही शब्द है नीचे वाले। तो इस तरह से हम सही करके इनको लिख लेंगे। अब है कार्यपत्रक 92। दक्षता है गद्यांश या पद्यांश को पढ़कर समझ के साथ उत्तर दे पाने की। तो पहले कविता पढ़ते हैं। यह कविता पढ़िए। बड़े आलसी भालू राम सारे दिन करते आराम, बेच खा गए नई किताबें, जूते चप्पल और जुराबे। मास्टर जी का डंडा खाकर क्यों रोते अब चालू राम, हाथ पर रख कर बैठे रहते हैं दिन भर ऐंठे, इसीलिए तो लोग इन्हें सब कहते हैं अब टालू राम। ठीक है, तो एक कविता है भालू की कि वो समय पर ना काम करते हैं और ना सारे दिन आराम करते हैं, आलसी हैं, इसलिए लोग उन्हें टालू राम भी कहने लग गए। और उन्होंने इस चक्कर में सारी किताबें जूते सब बेच खाए। इस कविता को आप क्या नाम देना चाहेंगे? लिखिए। तो हम लिखेंगे इसका शीर्षक देना चाहेंगे आलसी भालूराम, क्योंकि वो आलसी है ना। भालूराम को कवि ने 2 और नाम दिए हैं, लिखिए। एक तो चालूराम और एक टालूराम। इस कविता के भाव को अपने शब्दों में लिखिए। कविता का भाव यह है कि यदि आलस के कारण कार्यों को टालते रहेंगे तो भालूराम की तरह सब पीछे रह जाएंगे और हमारे पास कुछ भी नहीं बचेगा। प्रश्न नंबर 4 है, कवि द्वारा भालूराम को दिए 2 अन्य नामों का क्या कारण है? भालू की गलत करतूतों के कारण चालूराम और कार्य को टालने के लिए टालूराम नाम दिया गया है। आलस करने से क्या क्या नुकसान हो सकते हैं? लिखिए। तो आलस करने से शरीर स्वस्थ नहीं रहता है, समय पर कार्य नहीं होता है, सबसे डांट खानी पड़ती है, अपना सामान भी खराब हो जाता है और लोग कीमती सामान को बेच भी डालते हैं। ठीक है,
अब देखते हैं बच्चों कार्यपत्रक नंबर 93। दक्षता है गद्यांश या पद्यांश को पढ़कर समझ के साथ उत्तर दे पाने की। निम्नलिखित कहानी को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो पहले हम कहानी को पढ़ लेते हैं। तेनालीराम की चतुराई के बारे में अनेक कहानियां प्रसिद्ध हैं। कहा जाता है कि एक बार राजा कृष्णदेवराय किसी कारण तेनालीराम से नाराज हो गए। उन्होंने तेनालीराम को दरबार में बुलाया और क्रोध भरे स्वर में कहा, तेनालीराम, तुम दरबार से चले जाओ और अब मुझे अपना मुंह ना दिखाना। अगले ही दिन तेनालीराम दरबार में उपस्थित हुए, लेकिन उनका मुंह नकली चेहरे से ढका हुआ था। उन्हें देखकर सभी दरबारी हंसने लगे। राजा की भी दृष्टि उन पर गई तो भी नाराज होकर बोले, मैंने तुम्हें मुंह ना दिखाने का आदेश दिया था, फिर भी तुम आ गए। यह सुनकर तेनालीराम नम्रतापूर्वक कहा, महाराज, मैंने तो आपका आदेश का पूरा पूरा पालन किया है। यह देखिए, मुंह पर नकली चेहरा लगाकर आया हूँ, जिससे आप मेरा मुंह ना देखें। यह सुनकर सभी दरबारी खिलखिलाकर हंस पड़े। राजा भी अपनी हंसी को नहीं रोक पाए और उनका क्रोध शांत हो गया। अब देखते हैं इसके प्रश्न उत्तर। तो पहला है, तेनालीराम खाली जगह दरबार में थे। किसके दरबार में थे? तो यहाँ पर सही उत्तर है कृष्णदेव राय के। तो यहाँ उत्तर टिक कर देंगे। तेनालीराम दरबार में किस वेश में आए? मुंह को नकली चेहरे से ढककर। प्रश्न नंबर 3 है, राजा ने तेनालीराम से क्या और क्यों कहा? राजा ने उनसे कहा कि मुझे अपना चेहरा मत दिखाना, क्योंकि राजा उनसे किसी बात पर नाराज हो गए थे। फिर है अगला प्रश्न, अपना मुंह न दिखाना, यह वाक्य किसने कहा और किससे कहा? तो उत्तर राजा कृष्णदेव राय ने तेनालीराम से कहा। अब है, दिए गए शब्दों के अर्थ लिखिए। चतुरी का मतलब है चालाक या होशियार, दृष्टि का मतलब है नजर, क्रोध का मतलब है गुस्सा, नाराज का मतलब है क्रोधित, आदेश का मतलब है आज्ञा, नम्र का मतलब है विनम्र। अब है कार्यपत्रक 94। दक्षता गद्यांश या पद्यांश को पढ़कर समझ के साथ उत्तर दे पाने की। नीचे लिखे गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। बच्चे, पहले मदारियों के पास भालू होते थे। मदारी जब डमरू बजाता था तो भालू नाचने लगता था, झूम झूम कर और घूम घूम कर खेल दिखाता था। ये भालू काले होते थे, परंतु क्या तुम्हें पता है कि भालुओं की एक जाति सफ़ेद भी होती है? ये भालू बर्फीले प्रदेश में पाए जाते हैं। इन्हें पोलर बियर कहा जाता है। सफ़ेद भालू की त्वचा मोटी होती है। त्वचा पर सफ़ेद रंग के घने किंतु मुलायम बाल होते हैं। सफ़ेद भालू तैरने में कुशल होते हैं। सफ़ेद भालू का रंग बर्फ से मिलता जुलता होता है। भालू की नज़र बहुत तेज होती है। यह अपने शिकार को दूर से ही देख लेता है। सील मछली भालू का प्रिय भोजन है। सील मछली सांस लेने तथा आराम करने के लिए जब समुद्र किनारे आती है तो भालू उसे अपना शिकार बना लेते हैं। भालू सोने और खाने के शौकीन होते हैं। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से इनकी संख्या कम होती जा रही है। तो ये सफ़ेद भालू के विषय में पैराग्राफ था। अब हम पढ़ते हैं प्रश्न नंबर 1। भालू का प्रिय भोजन है। तो भालू का प्रिय भोजन यहाँ सील मछली दिया हुआ है, तो यहाँ टिक कर देंगे। सफ़ेद भालू की त्वचा कैसी होती है? मोटी। सफ़ेद रंग के भालू कहाँ पाए जाते हैं और इन्हें किस दूसरे नाम से जाना जाता है? सफ़ेद भालू बर्फीले प्रदेश में पाए जाते हैं और इन्हें पोलर बियर कहा जाता है। तो यहाँ लिख देंगे हमें, इन्हें पोलर बियर कहा जाता है। ठीक है ना। भालू तैरने में कुशल होते हैं। भालू सोने और खाने के शौकीन होते हैं, तो यहाँ भालू आ जाएगा। किस कारण से भालुओं की संख्या कम होती जा रही है? ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। भालू के स्वभाव की विशेषताओं के बारे में लिखिए। भालू सोने के शौकीन होते हैं, खाने के शौकीन होते हैं, इनकी सूंघने की क्षमता अधिक होती है, ये तेजी से दौड़ सकते हैं, पेड़ पर चढ़ सकते हैं और पानी में तैर सकते हैं। काले भालू और पोलर बियर में क्या अंतर है? काले भालू के फर काले होते हैं जबकि पोलर बियर के फर सफ़ेद होते हैं। काले भालू पहाड़ी इलाके में जंगलों में पाया जाता है, जबकि पोलर बियर बर्फीले प्रदेश में पाए जाते हैं। तो ये हो गया आपका कार्यपत्रक 94 कंप्लीट। अब है कार्यपत्रक 95, जिसमें दक्षता है लिखित सामग्री की तथ्यों को पढ़ना और समझ पाने की। तो यहाँ पर देखिए एक पोस्टर सा बना हुआ है, जिसमें एक बड़ा कार्यक्रम उतना ही बड़ा जितने आपके बच्चों की कल्पना है। अखिल भारतीय ज़ेबरा रंग प्रतियोगिता 2024 में भाग लीजिए। ठीक है ना। भारत का सबसे बड़ा बाल कलाकृति कार्यक्रम हाजिर है। पूरे देश में हजारों पाठशालाओं के लाखों बच्चे इसमें भाग लेने वाले हैं। बच्चों, यह आपके लिए जी भरकर चित्रकारी करने का मौका है। माता पिता, यह आपके बच्चों के लिए रचनात्मकता
का प्रदर्शन करने का राष्ट्रीय अवसर है। जीतने वाली कलाकृतियों को देश के अनेक शहरों की प्रदर्शनियों में पेश किया जाएगा। अधिक जानकारी के लिए अपनी पाठशाला में पूछें। तो ये एक प्रतियोगिता यानी कि कलाकृति रंग भरो चित्र बनाओ प्रतियोगिता है, जिसके बारे में ये एक विज्ञापन है। उपरोक्त वर्णित विज्ञापन को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। यह विज्ञापन एक प्रतियोगिता की घोषणा कर रहा है। यह कार्यक्रम कहाँ पर है? पूरे देश की पाठशालाओं के लिए खुला है। जो माता पिता चाहते हैं कि उनका बच्चा भाग ले, उन्हें किससे संपर्क करना चाहिए? पाठशाला से संपर्क करना चाहिए। इनमें से कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पर दूसरा आ जाएगा, जीतने वाली कलाकृतियों को देश की कई प्रदर्शनियों में पेश किया जाएगा। तो इस तरह से बच्चों ये आपका कार्यपत्रक नंबर 95 कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं कार्यपत्रक नंबर 96 को। दक्षता है संवेदनशील मुद्दों पर अपनी तार्किक समझ अभिव्यक्त करना। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर तार्किक समझ विकसित कीजिए। तो पहले पढ़ लेते हैं बच्चों इसको। अरुणा 8वीं कक्षा की परीक्षा दे चुकी है। अरुणा के पिताजी दर्जी हैं। उनका कहना है कि अब अरुणा की शादी की जानी है, इसलिए उसे स्कूल की पढ़ाई छोड़ देनी चाहिए। उसे घर के काम में के साथ में दर्जी का काम सीखना शुरू कर देना चाहिए। जबकि अरुणा का कहना है कि उसे आगे स्कूल में जाकर पढ़ाई करनी है, उसे दर्जी के काम में रुचि नहीं है। इस काम और शादी से उसकी आगे की पढ़ाई में बाधा आ सकती है। उसके पिताजी का मानना है कि शादी और दर्जी का काम सीखना ज़्यादा ज़रूरी है। आपकी इस बारे में क्या राय है? आप अरुणा और उसके पिताजी को क्या सलाह देंगे? इस विषय में अपने विचारों को लिखिए। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर हमने जो विचार लिखे हैं वो इस प्रकार से हैं। यदि अरुणा की पढ़ाई में रुचि है और वह पढ़कर कुछ करना चाहती है तो उसके पिताजी को उसे आगे पढ़ना देना चाहिए। उसकी दर्जी के कार्य में रुचि नहीं है तो उसे जबरदस्ती वह कार्य नहीं सिखाना चाहिए। साथ ही पढ़ाई जारी रखने हेतु शादी हेतु दबाव भी नहीं डालना चाहिए। अतः हम अरुणा के पिताजी को उसे आगे पढ़ाने की सलाह देंगे। तो ये हमारी राय है। आप अपने अनुसार और कुछ भी राय बदल कर लिख सकते हैं। ठीक है। अब है कार्यपत्रक नंबर 97। दक्षता है देखी सुनी घटनाओं का अपने शब्दों में वर्णन कर पाने की। क्या आप अपने दोस्तों के साथ गांव के आसपास या गांव में कहीं घूमने गए हैं? अपने अनुभव शब्दों में लिखिए। तो हमने लिखा है, हाँ, हम अपने दोस्तों के साथ आमेर गए, जहां पर हमने आमेर का महल देखा जो कि अत्यंत खूबसूरत है। साथ ही शिला देवी के दर्शन किए। इसके बाद हमने हाथी की सवारी की। दोस्तों के साथ पहाड़ी के ऊपर चारों ओर का दृश्य देखा। प्रश्न नंबर 2 है, आप अपने परिवार के साथ किसी मेले या हाट में गए होंगे, उसके बारे में लिखिए। तो मेले के बारे में या हाट के बारे में भी हम लिख सकते हैं। हमने यहाँ लिखा है, हम अपने परिवार के साथ अभी दशहरे के मेले में गए, जहाँ रावण, कुंभकर्ण, मेघनाथ के पुतले खड़े थे। तरह तरह के झूले, दुकानें व चारों ओर भीड़ ही भीड़ थी। रावण दहन देखकर हम अपने घर लौट आए। प्रश्न नंबर 3 है, आपके आसपास आपने कोई बड़ी घटना, दुर्घटना, चोरी की खबर सुनी होगी। उस खबर या घटना के बारे में लिखिए। तो हमने लिखा है, अभी एक सड़क दुर्घटना में एक बाइक सवार जो मिनी बस की टक्कर से उछलकर जा गिरा एवं उसके सिर से खून बहने लगा। ऐसी दुर्घटनाएं जो किसी वाहन चालक की लापरवाही से किसी की जिंदगी छीन लेती हैं, बहुत दुख भरी होती हैं। हमें इनसे बचने के लिए यातायात के नियमों का पालन करते हुए धीमी गति में वाहन चलाना चाहिए। इसके अलावा हमें बाइक पर जब भी जाएं तब हेलमेट लगाना चाहिए। अब है कार्यपत्रक नंबर 98। दक्षता है गद्यांश या पद्यांश को पढ़कर समझ के साथ उत्तर दे पाने की। और दे रखा है, दी गई कहानी को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो पहले कहानी को पढ़ लेते हैं। एक धनी जमींदार बहुत बीमार था। उसने अपने तीनों पुत्रों से कहा कि उसकी मृत्यु के बाद ये उसके बिस्तर के नीचे खुदाई करें। उसकी मृत्यु के कुछ दिनों बाद उसके पुत्रों ने उस स्थान की खुदाई शुरू कर दी। खुदाई से एक के ऊपर एक रखे 3 पात्र निकले। सबसे ऊपर वाले में मिट्टी, बीच वाले में सूखा गाय का गोबर और नीचे वाले पात्र में भूसा भरा था। सबसे नीचे एक चांदी का सिक्का था। भाइयों को तो कुछ समझ में नहीं आया। भाइयों ने यह समस्या अपने पिता के मित्र डॉक्टर साहब के सामने रखी तो वे हंसने लगे। उन्होंने कहा, इसका अर्थ बहुत आसान है। तुम कहते हो कि सबसे ऊपर वाले पात्र में मिट्टी है, इसका मतलब वह सबसे बड़े पुत्र को खेती देना चाहते थे। दूसरे पात्र में गाय का गोबर है, इसका मतलब हुआ कि वे दूसरे
को पशुओं का झुंड देना चाहते थे। आखिरी पात्र में भूसा है। भूसा सुनहरे रंग का होता है। इसका अर्थ है वे अपने सबसे छोटे पुत्र को सारा सोना देना चाहते थे। सबसे छोटे भाई ने कहा, पर एक बात समझ में नहीं आई, पात्रों के नीचे चांदी का सिक्का क्यों था? डॉक्टर ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारे पिताजी जानते थे कि तुम मेरे पास पूछने आओगे, इसलिए यह सिक्का मेरा इनाम है। प्रश्न नंबर 1 है, पशुओं के झुंड देना चाहते थे किसके लिए? बीच वाला जो भाई था उसके लिए, तो यहाँ टिक कर देंगे। दूसरा प्रश्न है, जब भाइयों ने यह समस्या डॉक्टर के सामने रखी तो वह हंसने लगे। रखी शब्द का उपयोग जिस तरह इस वाक्य में किया गया है उसका अर्थ है इनमें से किसी से मिलता जुलता है। जैसे एकत्र की, हल की, लिख कर दी, प्रस्तुत की, तो यहाँ प्रस्तुत की सही इसका अर्थ है। इस कहानी का उचित शीर्षक लिखिए, जायदाद का बंटवारा। भाइयों ने अपनी समस्या किसको बताई? अपने पिता के मित्र डॉक्टर साहब को बताई थी। यदि आप जमींदार के स्थान पर होते तो बंटवारा कैसे करते और क्यों? हम हर वस्तु के 3 हिस्से करते और बराबर बराबर बांट देते ताकि तीनों को बराबर व समान वस्तु मिले। अब है कार्यपत्रक नंबर 99। दक्षता है गद्यांश या पद्यांश को पढ़कर समझ के साथ उत्तर दे पाने की, और दे रखा है दी गई कविता को पढ़िए और इस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। हट कर बैठा चांद एक दिन, माता से वह बोला, सिलवा दो माँ मुझे ऊन का मोटा एक झिंगोला। सन सन चलती हवा रात भर, जाड़े से मरता हूँ, ठिठुर ठिठुर कर किसी तरह यात्रा पूरी करता हूँ। जाड़े की तो बात ठीक है, पर मैं तो डरता हूँ, एक नाप में कभी नहीं तुझको देखा करती हूँ। कभी 1 अंगुल भर चौड़ा, कभी 1 फुट मोटा, बड़ा किसी दिन हो जाता है और किसी दिन छोटा। इस कविता में किस किस के बीच बात हो रही है? चंदा माँ और उसके माँ के बीच में, यानी चंदा और उसके माँ के बीच में। चांद क्या सिलवाना चाहता है? झिंगोला। माँ को चंदा के कपड़े सिलवाने से डर क्यों लगता है? क्योंकि चंदा का आकार हर रोज बदलता रहता है, इसलिए माँ चंदा के कपड़े सिलवाने से डरती है। इस कविता में चंदा और उसकी माँ के बीच बातचीत हो रही है। इस बातचीत को अपने शब्दों में लिखिए। तो हमने लिखा है, एक दिन चंदा ने अपनी माँ से हट करके कहा कि मुझे एक ऊन का झिंगोला सिलवा दो, जिससे मेरी रात को ठंडी हवाओं से रक्षा हो सके। तो माँ ने कहा, मैं जानती हूँ कि तुम्हें सर्दी लगती है, लेकिन झिंगोला किस नाप का बनवाऊं? तुम्हारा आकार तो हर रोज अलग अलग होता है। ठीक है। अब है कार्यपत्रक नंबर 100। दक्षता है गद्यांश या पद्यांश को पढ़कर समझ के साथ उत्तर दे पाने की, और प्रश्न है नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़कर समझते हुए प्रश्न बनाकर लिखिए। मेरे कमरे से बाहर जाने पर गिल्लू भी खिड़की की खुली जाली की राह बाहर चला जाता। दिन भर गिलहरियों के झुंड का नेता बन हर डाल पर उछलता कूदता रहता। मेरे पास बहुत से पशु पक्षी हैं और उनका मुझसे लगाव भी कम नहीं है, परंतु उनमें से किसी को मेरे साथ मेरी थाली में खाने की हिम्मत हुई है, ऐसा मुझे याद नहीं। मैं जैसे ही खाने के कमरे में पहुंचती, वह खिड़की से निकलकर आंगन की दीवार बरामदा पार करके मेज तक पहुंच जाता और मेरी थाली में बैठ जाना चाहता। बड़ी मुश्किल से मैंने उसे थाली के पास बैठना सिखाया, जहां बैठकर वह मेरी थाली में से एक एक चावल उठाकर बड़ी सफाई से खाता रहता। काजू उसकी प्रिय खाद्य वस्तु थी। प्रश्न नंबर 1 है, उपयुक्त गद्यांश में गिल्लू शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? इस प्रकार की आप भी प्रश्न बनाएं। तो दूसरा है, दिन भर गिल्लू क्या करता था? तीसरा प्रश्न हमने बनाया, गिल्लू की प्रिय खाद्य वस्तु क्या थी? चौथा प्रश्न बनाया, गिल्लू थाली में से क्या खाता था? पांचवा प्रश्न बनाया, गिल्लू किसकी थाली में बैठना चाहता था? और छठा प्रश्न है, गिल्लू की प्रिय खाद्य वस्तु क्या थी? तो यहाँ पर लिखा हुआ है ऊपर काजू, तो हमने काजू पर टिक कर दिया है। आप भी प्रश्न संख्या 6 की तरह 2 प्रश्न बनाइए। गिल्लू किसका नाम था? गिलहरी, गिरगिट, चूहा या कबूतर? तो यहाँ पर हमको सही टिक करना है गिलहरी, तो यहाँ पर हम लिख देंगे। ठीक है। गिल्लू थाली में से क्या खाता था? रोटी, सब्जी, चावल, चीनी। तो यहाँ हमने देखा पैराग्राफ में चावल खाता था, तो उत्तर इसका सही हो जाएगा। और यहाँ पर जो हमने प्रश्न बनाए, इसी तरह के प्रश्न आपको भी बनाने आने चाहिए। और इसी के साथ में बच्चों आपका कार्यपत्रक नंबर 100 कंप्लीट हो जाता है, और इसी के साथ में आपकी कार्यपुस्तिका भी
कंप्लीट हो जाती है। तो बच्चों, हमने अपने चैनल पर कार्यपत्रक नंबर 1 से 100 तक के सभी कार्यपत्रक डाल दिए हैं। यदि आपने नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल पर प्रवाह हिंदी कार्यपुस्तिका प्लेलिस्ट में जा कर के आप सारे के सारे कार्यपत्रक देख सकते हैं। इसी तरह के आपके जो अन्य सब्जेक्ट हैं, आपकी जो पाठ्य पुस्तक हैं, उनके भी हमने पार्ट वाइज हल डाल रखे हैं, वहाँ आप जाकर देख सकते हैं। तो वीडियो को लाइक करें और एक कमेंट बॉक्स में एक छोटा सा कमेंट जरूर लिखें, प्यारा सा कमेंट जरूर लिखें, ताकि हमें खुशी हो।